मैं हूँ आपके साथ शेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और इसके अलावा मार्केट पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे और शो के आखिर में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कमोडिटी मार्केट में किस तरह के ट्रेडिंग कॉल्स लेने चाहिए, उस पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले आधे घंटे तक पावर पैक्ड लाइनअप हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो हल्की सी कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से आज निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, एशियाई बाजारों से भी कोई बड़े तेजी के संकेत नहीं। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी 20 अंक चढ़कर 24,800 के आसपास कारोबार करता हुआ, तो कोई मेजर नेगेटिव्स गिफ्ट निफ्टी से नहीं और एशियाई बाजारों से भी संकेत ठीक ठाक ही है। इनफैक्ट जापानीज मार्केट निके की बात करें तो यहाँ पर कमजोरी दिखी है, कॉस्पी में भी 1% से ज्यादा की कमजोरी दिखी है और अमेरिकी बाजार भी याद रखें कल लाल निशान में बंद हुए थे। नैस्डैक में भारी गिरावट दिखी, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट दिखी जिसके चलते नैस्डैक करीब आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन इसके अलावा कौन से बड़े फैक्टर्स थे जिसका इम्पैक्ट कल अमेरिकी बाजारों पर दिखा, आज अमेरिकी फ्यूचर्स किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है, पूरी जानकारी के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी 24,790 के आसपास कारोबार करता हुआ। शेषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल बाजारों को मैं हाल बताऊं, जरा ये बताइए कि मुंबई के मौसम का हाल कैसा है फिलहाल? एकदम सुना बड़ी अच्छी बारिश हुई वहां पर। बिल्कुल, कल रात को काफी बारिश थी और बारिश के बाद अच्छा मौसम हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी जो बढ़ गई थी, अब काफी प्लेजेंट एनवायरनमेंट लग रहा है। एटलीस्ट सुबह नून में फिर से वापस शायद गर्मी दिखेगी। चलिए, अच्छा है, बढ़िया है। दिल्ली में तो काफी ज्यादा गर्मी है। ग्लोबल बाजारों की बात करें शेषा, तो ट्रिगर नहीं थे अमेरिकी बाजारों के लिए, लेकिन कल का सत्र वहां पर जो गिरावट हुई है उससे ज्यादा हम फोकस करें कि वहां पर लोअर लेवल से रिकवरी भी हुई है। परसों के सत्र में भी हमने रिकवरी देखी थी, कल फिर से रिकवरी आई। हालांकि डाउ जोन्स 100-125 गिरा है, नैस्डैक में करीब 17 अंकों के आसपास की गिरावट रही है। S&P 500 लगातार 6 दिन से चल रहा था, 6 दिन के बाद में ये तेजी थमी है, 25 अंकों के आसपास की हल्की सी गिरावट रही है। लेकिन दिन के निचले स्तर से डाउ में करीब 200 अंकों की रिकवरी आई है। नैस्डैक की बात करें तो करीब 125 अंकों के आसपास से रिकवरी आई। हालांकि जो बड़े जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, मेटा है, एनवीडिया है, एप्पल है या फिर माइक्रोसॉफ्ट, ये कल हल्की हल्की कमजोरी के साथ ही बंद हुए हैं। पिछले एक महीने की अगर बात करें, यानी कि अगर आप 21 अप्रैल से 21 मई तक की जो जर्नी रही है नैस्डैक की, बहुत ही शानदार रही है। करीब 20% के आसपास की सॉलिड रिकवरी नैस्डैक में आ चुकी है। अब 2 अप्रैल को जब टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था, उस स्तर से अमेरिकी बाजार अब भी ऊपर कारोबार कर रहे हैं। एक और चीज ये है कि टेस्ला के CEO एलोन मस्क का बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि वो कमिटेड हैं कि 5 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये क्रूशियल स्टेटमेंट है, टेस्ला के निवेशकों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ग्लोबल बाजार से उतना लिंकेज सेंटिमेंट के लिहाज से नहीं होगा, लेकिन निवेशकों की जो नजर है अब फेडरल डेफिसिट पर होगी, बजट बिल पर होगी। देखते हैं कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जाता है इस मसले पर। ये कुछ अहम चीजें होंगी। अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करें तो आज आर्थिक आंकड़े कुछ नहीं है अमेरिका में, तो संकेत थोड़े से हम कह सकते हैं कि म्यूटेड है। कोई ना तो बहुत अच्छे हैं ना तो बहुत बुरे हैं, और न्यूट्रल से संकेत है अमेरिका से। एशियाई बाजारों की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि निक्केई में, यानी कि जापान के इंडेक्स में फिर से कमजोरी लौटी है। हालांकि कमजोरी काफी कम है, 60-65 अंकों के आसपास की नरमी आपको दिखेगी। और एक आंकड़ा है जापान के एक्सपोर्ट का, जिसमें कि लगातार दूसरे महीने हमने फॉल देखा है अमेरिका के टैरिफ के चलते, तो ये एक नोटिस करने वाली चीज है। लेकिन हैंगसेंग में तेजी जारी है, करीब वहां पर हम देख रहे हैं कि 100 अंकों के आसपास की बढ़त है। चीन के बाजार में हल्की बढ़त है। कोरिया के बाजार की बात करें तो 1% की मजबूती पर कारोबार कर रहा है। लेकिन जिस तरह से डॉलर में हम नरमी देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स आ गया है 100 के नीचे, सोने को थोड़ा सपोर्ट मिला है और गोल्ड के जो प्राइसेस हैं कॉमेक्स पर वो हैं $3300 के आसपास के फिलहाल। क्रूड में भी रिकवरी जारी है। हमने आपको बताया था कि ईरान और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे हैं शायद वो डीरेल हो जाएं। ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान भी आया था कि अगर ज्यादा प्रेशर बनता है ईरान पर तो थोड़ी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्रूड में फिलहाल तेजी है,
$66.5 के आसपास के भाव में एक रेंज में ही है। हमारे लिए ज़्यादा अभी चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर स्पाइक अप होते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि तनाव बढ़ जाए। कुछ अन्य आंकड़ों की बात करें, यूएस में जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो 4.5% के आसपास ही है, 4.49% की रीडिंग है, और डॉलर इंडेक्स है 99.94, यानी कि 100 के नीचे आ गया है डॉलर इंडेक्स। ओवरऑल संकेत ना तो बहुत अच्छे हैं ना तो बहुत खराब हैं। आपके लिए जो सबसे क्रूशल जो संकेत है वो है एफआईआईज की बिकवाली का आंकड़ा। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश में सेलिंग आई है। क्या एफआईआईज का पैसा चीन जा रहा है? क्या चीन के सेंट्रल बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जो रेट कट किया है अपने प्राइम लेंडिंग रेट्स में 1 साल के 5 साल के, क्या उसके चलते फंड फ्लोज मूव होंगे, चीन की तरफ जाएंगे? ये हम कल भी चर्चा कर रहे थे और इस बात के आसार फिर से बढ़ गए हैं और ये आंकड़े उस चीज की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तस्दीक भी करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे फिर एक बार फिसलता हुआ। कमोडिटी मार्केट में काफ़ी एक्शन, लेकिन हाँ, अमेरिकी बाजारों से कोई बड़े संकेत कल निकल कर नहीं आए। हालांकि अमेरिकी बाजार कल लाल निशान में बंद हुए। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने कल बिकवाली की, करीब 10,000 करोड़ के शेयर्स उन्होंने बेचे कल के मार्केट में, और डीआईआईज ने करीब 6,700 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2800 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 6,600 करोड़ की खरीदारी। स्टॉक फ्यूचर्स में 4,000 करोड़ की बिकवाली और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2700 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। तो ये इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के फिगर्स आपके स्क्रीन पर आते हुए। इसके अलावा 2 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे, मन्नपुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक। तो इन दोनों स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखें। दोनों ही स्टॉक्स आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन कल के सत्र की कमजोरी के बाद आज गिफ्ट निफ्टी से हल्की सी तेजी के ओपनिंग के संकेत 25,000 के पास कारोबार करता हुआ। ऐसे में बाजार पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ आदित्य अग्रवाल, जो हेड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट फॉर एड्यू के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं, कल की सुस्ती के बाद आज ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग शीशा, शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमने देखा मार्केट में स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली हमें, और बेंचमार्क इंडाइसेस पे भी हमें देखने मिला। तो जो 3 दिन पहले मार्केट में एक ब्रेकआउट आया था, उसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर दिया है निफ्टी ने, और अब कहीं ना कहीं 24,800 के नीचे मार्केट वापस वो रेंज में आ चुका है। तो 24,500 से लेके 24,400 का नीचे एक सपोर्ट एरिया नाउ उभर कर आएगा, और ऊपर 24,800 का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा जो कि पहले एक सपोर्ट था, और 25,000 डेफिनेटली एक मेजर रेजिस्टेंस के जैसे अब एक्ट करेगा। हमको यहाँ पे बहुत केयरफुली विक्स पे नजर रखनी चाहिए, और जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनको मैं कहूँगा एक बार विक्स पे आप नजर रखें जब भी आप कोई पोजीशन बनाएं। बाकी 16 से विक्स ने एक रिवर्सल दिखाया है, और 18 अगर क्रॉस करने की कोशिश करता है विक्स, तो फिर मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो और इंटेंसिफाई होगा, और हमें मार्केट में और लोअर लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर 18 के लेवल पर विक्स आज क्रॉस नहीं कर पाता और वापस 16 की तरफ मूव करता है शीशा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में वापस शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है हमें, और 24,800 25,000 के लेवल्स वापस शायद टेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है मार्केट में, और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है मार्केट में। तो पोजीशन अगर आपको लेना हो इंडेक्स में तो थोड़ा अवॉइड करें, स्पेशली निफ्टी में रेंज में ट्रेड कर रहा है, जैसा कि मैंने कहा 24,400 24,500 नीचे में, 24,800 25,000 ऊपर में। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो वहाँ पे भी एक कल ऑलमोस्ट 1% का हमने फॉल देखा था, 20 डीएमए के आसपास आके क्लोज किया है बैंक निफ्टी। तो बहुत केयरफुली 54,800 का एक सपोर्ट है, उसको वॉच करें। 54,800 अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो शायद कहीं ना कहीं 54,500 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, और ऊपर में 55,500 का एक लगातार रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो दोनों ही इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है एक रेंज में कारोबार करेंगे, और विक्स पे नजर होनी चाहिए ट्रेडर्स की। अगर उसमें गिरावट देखने मिलती है तो शॉर्ट कवरिंग रैली डेफिनेटली आएगी। ठीक है, तो ये नजरिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, लेकिन आदित्य इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के सत्र के लिए?
सो बजाज ऑटो मुझे अच्छा लग रहा है शीशा। कल हमने एक अच्छा खासा उसमें गिरावट देखी, अच्छा मौका दे रहा अपॉर्चुनिटी फ्रेश लॉन्ग एडिशन करने के लिए। रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो मेरे हिसाब से करंट लेवल से बजाज ऑटो में खरीदारी करनी चाहिए। 9300 का एक टारगेट लगा है यहाँ पे और 8220 का स्टॉप लॉस लगा है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो गेल है। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला हमें कल कल के ट्रेडिंग सेशन में। डिस्पाइट मार्केट्स वीक थे, स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाया है। ये कंटिन्यूएशन होना चाहिए अब मूव कहीं ना कहीं, तो 200 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी चाहिए। 185 का स्टॉप लॉस। 185 का स्टॉप लॉस, 200 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं गेल में। और इसके अलावा ऑटो सेक्टर से बजाज ऑटो इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय आदित्य से आती हुई 8,220 के स्टॉप लॉस के साथ 9,300 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो बजाज ऑटो और गेल, इन दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। आदित्य, शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। कल मार्केट आवर्स के बाद कई सारे नतीजे आए, किस तरह के नतीजे रहे और मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं उन नतीजों पर, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह के नतीजे रहे। गुड मॉर्निंग आशीषा। अभी अर्निंग्स जो है अब टुवर्ड्स द फैग एंड आ चुका है और अभी मिड कैप स्मॉल कैप के ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंगली आज भी जो है आउट परफॉर्मेंस मिड कैप स्मॉल कैप्स का ही देखने मिला है। लार्ज कैप ज़्यादा ट्रैक करने को है नहीं। सबसे पहले बात करेंगे जीएसएफसी पे। यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे आए हैं, वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन याद रखिए अब बहुत सारे फर्टिलाइजर कंपनीज के जो सब्सिडी इनकम है वो धीरे धीरे कम होने लगे और अब जो है यहाँ पे एक इम्पैक्ट देखने मिला है। ऑफ कोर्स सबके सब्सिडी इनकम लगभग आप कह सकते हैं सिक्वेंशियली 30 to 50% कम हो चुके हैं। तो सारे फर्टिलाइजर कंपनी जो हम ट्रैक करें यहाँ पे यही ट्रेंड देखने मिल रहा है। टायर कंपनीज के लिए भी एक वीक क्वार्टर रहा है। जेके टायर भी यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। एबिडा मार्जिन लगभग 330 बेसिस पॉइंट्स घटा है। रिप्लेसमेंट डिमांड अभी भी उतना नहीं सुधरा है और इम्पॉर्टेंटली जो बेनिफिट आने चाहिए थे, जो क्रूड की करेक्शन हुई थी, वो अभी तक आया नहीं है। ये सब टायर कंपनीज के 2 या 3 क्वार्टर के लैग भी आते हैं अगर आपको क्रूड डेरिवेटिव या क्रूड फॉल का बेनिफिट इन टायर स्टॉक्स में देखना है, क्योंकि 30 से लेकर 40% तक का जो इनका कॉस्ट होता है क्रूड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पे होता है। वर्लपूल की बात करें तो अच्छे नतीजे आए हैं। नेट प्रॉफिट लगभग 50% बढ़ा है और सीजनली जो है स्ट्रॉन्ग क्वार्टर भी माना जाता है जो ये फोर्थ क्वार्टर गया है, खासकर की प्राइमरी डीलर्स की बात करें तो। डिक्सन टेक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। रेवेन्यू 121% बढ़ा है बेसिस पे। सारे एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है। एबिडा मार्जिन, नेट प्रॉफिट, सारे सेगमेंट में जो एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। एस्टडीएम हेल्थ केयर, यहाँ पे कंपनी ऑफकोर्स थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग भी चल रही है उनकी जीसीसी आर्म में, लेकिन देखें तो कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आ गई है, तो इस स्टॉक के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पे ऑफकोर्स अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। वॉल्यूम ग्रोथ में भी अच्छा मूव आया है और इम्पॉर्टेंटली जो है कुछ बेनिफिट्स जो है यूके एफटीए के प्राइस कट्स की, उसकी भी जो है कमेंट्री मैनेजमेंट से आई है। बट नेट बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। और ऑटो एल्सरी स्पेस से एक सरप्राइज देखने मिला है। गैब्रियल इंडिया, यहाँ पे देखें तो मार्जिन लगभग 135 बेसिस पॉइंट्स का जो है उछाल आया है। कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू भी लगभग 17% भागा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इतने वॉलेटाइल सेगमेंट में जो ऑटो एंसिलरी का है ग्लोबली, यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इस स्टॉक को भी आप नज़र में रखिएगा। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे ब्रॉडर मार्केट से। लेकिन शरद, इसके अलावा खबरों के दम पर भी कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, स्पेशली कुछ ब्लॉक डील्स और कोल इंडिया की सब्सिडरी के लिस्टिंग पर भी कुछ खबर निकल कर आई है, उसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल आशीषा, कोल इंडिया जो आप सेक्टर ट्रैक करते हैं, यहाँ पे इनकी 2 सब्सिडरीज की जो है आईपीओ की बात चल रही है और रिपोर्ट्स कंपनी ने अब कंफर्म कर दिया है कि एक बात है कि डीआरएचपी भी फाइल होने वाली है और जो मर्चेंट बैंकर होता है उसको भी अपॉइंट कर दिया गया है। नेट जो उनकी 2 आर्म्स है उसकी जो है आप कह सकते हैं लिस्टिंग होने वाली है, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, लेकिन उतना बड़ा भी साइज़ नहीं है इन 2 आर्म्स का, तो उतना भी जो है आप कह सकते हैं स्टॉक मूविंग नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि कोल इंडिया का साइज़ बहुत बड़ा है। लेकिन ऑफकोर्स डिविडेंड डील वाली कंपनी है तो उस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। एरकोर इंटरनेशनल को भी 250 करोड़ का जो है ऑर्डर आया है साउथ वेस्टर्न रेलवे से, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। कल हमने देखा रेलवे स्टॉक्स में रिवर्सल आया था, सेलिंग आया था, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव ज़रूर आ सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि यह टैक्स बेनिफिट्स लूज कर सकते हैं। अब जिस तरह जो रिवर्सल आई है भूषण पावर स्टील के एक्विजिशन से सुप्रीम कोर्ट से, लगभग भूषण पावर स्टील का 7,000 करोड़ का लॉसेज है, जो ऑफकोर्स जेएसडब्ल्यू स्टील अक्वायर करती तो वो सेट ऑफ कर देती। ओएनजीसी पे भी नज़र रखिएगा। एक्सॉन बीपी शेल के साथ एक टाई अप हो सकता है, केजी ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन हो रही है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिससे ज़्यादा ओएनजीसी पे इम्पैक्ट आ सकता है, वो है कि ब्रेंट क्रूज लगातार दूसरे दिन भागा है। $66
प्रति बैरल के ऊपर गया है। एक पोटेंशियल इजराइल स्ट्राइक ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में आ सकती है, ये न्यूज़ फ्लो आ रहा है। तो इसके कारण क्या होगा कि ONGC, ऑयल इंडिया, HOAC इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, क्योंकि दाम बढ़ेंगे तो इनकी अर्निंग्स में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इस पे भी नज़र रखिएगा। एंड ऑफकोर्स आखिर में KPR मिल, यहाँ पे देखा जाए तो प्रमोटर्स जो है 3.2% स्टेक जो है ऑफलोड करने वाले, जिसका कुल वैल्यू लगभग 1200 करोड़ रुपए का है। फ्लोर प्राइस देखें तो 1107 का है, यानी कि 10% डिस्काउंट का। जब भी टेक्सटाइल की अपसाइकिल की बात हो रही थी, अब देख रहे हैं कि टेक्सटाइल की कंपनीज के प्रमोटर्स एट द टॉप जो है सेलिंग कर रहे हैं ओपन मार्केट में। तो बस ये हमें आपको बताना था। बिल्कुल, तो KPR मिल जहां पर आज बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है, KPR मिल पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा क्रूड ऑयल कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन है, तो याद रखें ब्रेंट क्रूड में फिर से एक बार तेज़ी दिखी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते $66 पर बैरल के आसपास क्रूड कारोबार करता हुआ, तो कई सारे क्रूड रिलेटेड, क्रूड एंसिलरी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा कोल इंडिया पर भी हमने आपको खबर बताई। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन याद रखें आज 12:30 बजे हमारा एक खास शो होगा। मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन इस मॉनसून बाजार में आप कहां शॉपिंग करें जिससे आपके पोर्टफोलियो में धनवर्षा हो, इस पर दोपहर 12:27 बजे हम आपके लिए एक खास शो लेकर आएंगे। बादल बरसेंगे, शेयर चमकेंगे, हमारी खास पेशकश। तो जुड़िए हमारे साथ 12:27 पर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले ब्रेंट क्रूड कर ही बात करेंगे। शरद हमें अभी बता रहे थे, दूसरे दिन लगातार यहाँ पर तेजी दिखी है। $66 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ ग्लोबल मार्केट में किस तरह की रणनीति ऑयल मार्केट और नेचुरल गैस पर लगानी चाहिए? गुड मॉर्निंग एशियन। देखिए, जब भी हम कच्चे तेल को और सोने को एक साथ बढ़ते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, क्योंकि सोना अनसर्टेनिटी को प्रेडिक्ट करता है। तो कल भी हमने देखा था कि यह इनफैक्ट शुक्रवार को हमने $3120 का लेवल छुआ और आज हम 3300 के बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन है और वो निकल के आ रहा है मिडिल ईस्ट से, जहाँ पे हमने देखा इजराइल और ईरान के बीच में कंसर्न बढ़ रहे हैं, जहाँ पे इजराइल ने कहा है कि हम न्यूक्लियर साइट को हम टारगेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ईरान, हम जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक काफी अच्छा रूट होता है ट्रेड का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं अगर एक्शन लेता है तो उसी के डर की वजह से आज 66 के ऊपर ब्रेंट आ चुका है और उम्मीद है ये ब्रेकआउट अगर कायम रहता है तो 68 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल में एक तेजी करने की चलनी चाहिए बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल फ्रंट। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, तो 53 के करीब लेके चलिए। 5240 का स्टॉप लॉस लगाइए। 5400 का इमीडिएट टारगेट है, बट मुझे लगता है अगर ये एस्केलेशन बढ़ता है तो हम 5550 से 5600 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो ये नजरिया कच्चे तेल पर। और आपने सोने की बात की, वहां पर भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते हल्की सी तेजी फिर एक बार दिखी है। तो सोने और चांदी पर ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, अगर सोने की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते हमने 90,890 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में और 3120 के करीब इंटरनेशनल में आते हुए देखा था। और ये वीक लग भी रहा था कि इन दी एब्सेंस ऑफ मेजर डेटा पॉइंट प्राइजेस में एक थोड़ा सा जंप आएगा, टेक्निकल पुल बैक आएगा, क्योंकि 10% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। बट जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट करेगा। जो डॉलर टर्म्स में हम 3380 तक का भी जंप देख पाएंगे और डोमेस्टिक मार्केट पे भी मुझे लगता है कि वापस प्राइजेस 96,500 तक भी जा सकता है। बट आज इंटरडे के लिहाज से सोने और चांदी दोनों में तेजी रहेगी। 94,400 पे गोल्ड को लेना है, 93,800 का स्टॉप लॉस लगाना है, 95,300 से 95,500 तक का टारगेट रहेगा। हालांकि चांदी में ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है बिकॉज ये एक मेटल है और मेटल में हम देख रहे हैं अनसर्टेनिटी में थोड़ी गिरावट रहती है या कंसोलिडेशन रहता है। तो चांदी में 96,800 पे लेना है, 96,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड रहेगा बट लिमिटेड रहेगा, जो 97,600 तक का लेवल दिखा सकता है। ये नजरिया सोने और चांदी पर। और इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? कल चाइना ने फिर एक बार कुछ मेजर्स, पॉलिसी मेजर्स लिए, लेकिन जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा? देखिए, एज ऑफ नो जो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है उसके चलते कहीं ना कहीं बेस मेटल एक दायरे रहेगा। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर हम देखें कॉपर पे नजर रखिए, क्योंकि कॉपर एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, तो कॉपर 856 पे लिया जा सकता है। 852 के स्टॉप लॉस से 862 तक का टारगेट रहेगा।
एल्यूमिनियम में भी हमने काफी बड़ा फॉल देखा है। जब तक 830 के ऊपर 230 के ऊपर मेंटेन है, हमें लेकर ही काम करना चाहिए। 233 के करीब लेके चलिए, 230 का स्टॉप लॉस लगाइए, 238 तक का टारगेट रहेगा। बट बेस मेटल एक दायरे में रहेंगे, कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप नहीं लग रहा है, बिकॉज चाइना एफर्ट्स कर रहा है, बट इकोनॉमी के जो आउटलुक बताया जा रहा है 2025 का, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। इनफैक्ट यूएस में भी हमने डाउनग्रेडेशन होते हुए देखा है। तो ये सब कारण की वजह से बेस मेटल एक दायरे में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये नजरिया बेस मेटल्स पर। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर एक अच्छी खबर निकल कर आई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने नई हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। कल ये मंजूरी आई और ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर भी लगी है। हमने 2 दिन पहले आपको बताया था। डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं किस तरह का इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर को दिखेगा इसके चलते? देखिए, काफी बड़ा डेवलपमेंट है ये रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ, हाउसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। और हम जिस तरह से ईटी नाउ स्वदेश की खबर पे मोहर लगी, कल ही हमने कहा था कि इस महीने से पहले ही ये पॉलिसी पे फाइनल मोहर लग जाएगी और आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट में इस पे मोहर लग गई है। और 18 साल बाद महाराष्ट्र के अंदर नई हाउसिंग पॉलिसी आ रही है। जो आखिर बार हाउसिंग पॉलिसी आई थी वो सन 2007 में आई थी और 18 साल के बाद नई हाउसिंग पॉलिसी का महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है। और जिसमें करीब करीब जो बताया है सरकार के द्वारा कि 70,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा और फोकस रहेगा स्लम रीडेवलपमेंट के ऊपर और किस तरह से जो इंसेंटिव्स दिए जा सके डेवलपर्स को और घर खरीदारों को, उस पे फोकस रहेगा। रेंटल हाउसिंग पर फोकस रहेगा, ग्रीन हाउसिंग पे फोकस रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो टाउनशिप डेवलप की जाए उस पे फोकस रहेगा। तो महाराष्ट्र के शहरी इलाकों पर फोकस रहेगा जहां पर हाउसिंग की कमी है, क्योंकि जिस तरह से हाउसिंग फॉर ऑल का सरकार का लक्ष्य है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है, और उसको पूरा करने के मकसद से ये नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है। और 18 साल बाद महाराष्ट्र के अंदर नई हाउसिंग पॉलिसी आ रही है। तो जो मुंबई से जुड़े हुए लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनियां भी है, तो उनके लिए भी एक बड़ा डेवलपमेंट है और जो आम लोगों के लिए भी है, क्योंकि घर का सपना जो होता है वो हर किसी का होता है, अपने घर का सपना। तो वहां पर सरकार की कोशिश रहेगी कि किस तरह से उसको इंसेंटिवाइज किया जा सके, रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जा सके, MIG LIG ग्रुप से जुड़ी हुई जो हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं उसको बढ़ावा दिया जा सके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नई टाउनशिप को डेवलप किया जा सके। तो ये तमाम चीजें जो है वो नई हाउसिंग पॉलिसी में होगी। और इस हाउसिंग पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था वो अक्टूबर 2024 के अंदर आया था। फिर उसके बाद तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे सुझाव लिए गए थे और वहां पर एक प्रीमियम को रेशनलाइजेशन का एक बड़ा मुद्दा था जो मांग की गई थी, क्योंकि मुंबई के अंदर अगर हम बात करें तो जो रियल एस्टेट है वो काफी महंगा है और जो प्रीमियम से जुड़े हुए चार्जेस होते हैं वो कुल प्रोजेक्ट के 30 से 40% तक होते हैं। तो सरकार के द्वारा प्रीमियम को भी रेशनलाइज किया जाएगा, जिससे कुल प्रोजेक्ट की जो लागत है वो कम हो। अगर प्रोजेक्ट की लागत कम होती है तो घर खरीदार के लिए भी घर खरीदना अफोर्डेबल होगा। तो 18 साल बाद महाराष्ट्र के अंदर हाउसिंग पॉलिसी को कैबिनेट की मोहर लग गई है और ईटी नाउ स्वदेश की भी जो खबर थी उस पे भी आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने मोहर लगाई है। 18 साल बाद कैबिनेट ने महाराष्ट्र के हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर। अनुराग, शुक्रिया। लेकिन फिर एक बार आपको बता दें, 12:30 बजे आज हमारा खास शो होगा और मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है। लेकिन इस मॉनसून बाजार में आप कहां शॉपिंग करें जिससे आपके पोर्टफोलियो में धनवर्षा होगी, इस पर दोपहर 12:27 पर हम आपके लिए एक खास शो लेकर आएंगे। बादल बरसेंगे, शेयर चमकेंगे। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। गिफ्ट निफ्टी से सुस्त ओपनिंग के संकेत, लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति करनी चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।